13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह के साथ पार्लियामेंट का विंटर सीजन चल रहा था। विंटर सीजन में हमेशा की तरह गहमा गहमी थी और विमेन्स रिजर्वेशन बिल पर बहस के टल जाने के कारण सदन की प्रोसीडिंग्स अडजर्न कर दी गई थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन संसद नहीं आए थे। होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कई सांसद अभी भी संसद में मौजूद थे। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत, जो राज्यसभा के स्पीकर भी थे, अभी बाहर नहीं निकले थे। इसके अलावा बाहर लॉन में पत्रकार धूप सेकते हुए गपशप कर रहे थे। इसी बीच सुबह 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेज रफ्तार से पार्लियामेंट के गेट नंबर 12 पर पहुंचती है। कार पर लाल बत्ती लगी हुई थी, आगे भारत सरकार का नकली स्टिकर चिपका था और अंदर फर्जी वीआईपी पास पड़ा था। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पास चेक करने के लिए उस कार को हाथ से इशारा करके रोकता है। कार ड्राइवर शीशा नीचे करके पास दिखाता है, जिसके बाद गेट खुलता है और कार तेजी से अंदर घुसकर गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव को सफेद एम्बेसडर कार की मूवमेंट कुछ अनयूजुअल लगती है। कमलेश कुमारी इस गाड़ी की तरफ दौड़ती है और अपने आर्म्स को खोलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। उस सफेद एम्बेसडर कार में बैठे लोगों को यह देख कुछ समझ नहीं आता और कंफ्यूजन में वो गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय की एक गाड़ी से टकरा जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और उसमें से 5 हथियारबंद लोग बाहर कूद पड़ते हैं। उन आतंकियों के पास AK-47 राइफलें थी, कंधों पर ग्रेनेड लटक रहे थे, कमर में पिस्टल और बैग में करीब 30 किलो RDX भरा हुआ था। वो बिना एक पल गवाए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा पार्लियामेंट गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम उठता है। सबसे पहले गोली दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जगदीश प्रसाद यादव को लगती है और फिर कई गोलियां सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी को लगती है। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन अपनी जान गंवाने से पहले वो अपने वॉकी टॉकी से साथी सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर देती है। उनकी इस बहादुरी और चेतावनी ने अन्य सुरक्षा कर्मियों को सतर्क होने और सांसदों को दरवाजे बंद करने का क्रूशियल टाइम दे दिया। इसके बाद सदन में मौजूद दिल्ली पुलिस का सुरक्षा बल, सीआरपीएफ के एक बटालियन और अन्य सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट होकर आतंकियों को ढेर करने में जुट जाते हैं। आतंकियों का प्लान पार्लियामेंट की लॉबी में एंट्री कर सभी सांसदों को हॉस्टेज बनाने का था, ताकि भारत सरकार से आतंकी अपनी डिमांड्स मनवा सके। इसलिए मौका देखते ही 5 में से कुछ आतंकी सदन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वहीं पर मार गिराया जाता है। एक आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ ग्रेनेड फेंककर गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो जाता है। लेकिन अभी भी संसद पर वार करने वाला एक आखिरी आतंकवादी बचा हुआ था। उसे अंदाजा था कि उसका यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। पार्लियामेंट लॉबी के अंदर जाने के भी सभी रास्ते बंद थे, जिस कारण गुस्से में वो पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 की ओर जाता है और वहाँ ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने के लिए अपने शरीर पर लगे बम से ब्लास्ट करके खुद को ही उड़ा लेता है। चारों ओर धुआं और बारूद की गंध फैल जाती है। हर कोई डरा हुआ था। मीडिया हर खबर को लगातार टेलीकास्ट कर रही थी, जिससे पूरा देश इस भयंकर गोलीबारी को दिल थाम कर देख रहा था। जवानों और आतंकियों के बीच शुरू हुआ यह एनकाउंटर 45 मिनट तक चलता है, जिस बीच संसद परिसर युद्ध क्षेत्र बन गया था। पहले गोलियों की आवाज, ग्रेनेड के धमाके और चीखें थी, लेकिन फिर वहाँ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। जब धुआं छटा तो 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे, लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की बहादुर महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी, राज्यसभा के 2 कर्मचारी, एक माली और एक जर्नलिस्ट की भी जान चली गई। भले ही इस हमले में किसी सांसद को खरोच तक नहीं आई, लेकिन इस हमले की असली चोट कहीं और लगी थी। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, ये हमला भारत की आत्मा पर था। वही जगह जहां भारत का अतीत सच के साथ टकराता है, जहां देश का वर्तमान तय होता है और जहां भारत का भविष्य लिखा जाता है। उसी लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया था। सबसे खौफनाक सच्चाई ये थी कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का सीधा हाथ था। ISI ने इसे अंजाम देने के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स का सहारा लिया था। यानी ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत के लोकतंत्र को घुटनों पर लाने की एक सोची समझी स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी थी। Parliament, the heart of the nation's democracy, was targeted in one of the most audacious terror attacks in the
history of India. The firing lasted for over 30 minutes, in which all 5 terrorists were killed, along with 8 security personnel, including Delhi police officers, personnel of the Central Reserve Police Force, and a gardener. The police said the attack was a joint operation carried out by 2 Pakistani-based terrorist groups, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed. India demanded that Pakistan stop the activities of terror outfits, Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed organizations. It subsequently led to Operation Parakram, an 11-month-long border standoff between India and Pakistan. ये हमला कोई अचानक की घटना नहीं थी। ये करीब पिछले 2 दशक से चल रही उस ब्लडी पॉलिसी का पीक पॉइंट था जिसे पाकिस्तान ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स कहता था। 1989 से ही पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद का सहारा लेकर प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी थी। हजारों युवाओं को ट्रेनिंग कैंप्स में तैयार किया गया, हथियार दिए गए और घुसपैठ कराई गई। 1990 का पूरा दशक भारत के लिए खून का दशक था। हर साल दर्जनों आतंकी घटनाएं, बम धमाके, ग्रेनेड हमले होते रहते थे। इस बीच 1998 में भारत के पोखरण 2 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान भी परमाणु टेस्ट करके खुलेआम न्यूक्लियर पावर वाला देश बन गया। अब दोनों पड़ोसियों के पास दुनिया की सबसे बड़ी और भयानक ताकत आ चुकी थी। लेकिन कहता है कि ताकत के साथ घमंड भी आता है। भारत ने तो ताकत को बचा लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने गलतफहमी पाल ली कि एटॉमिक अम्ब्रेला के नीचे वो भारत का जितना चाहे खून बहा सकता है और न्यूक्लियर वॉर के डर से भारत चुप रहेगा और कभी बड़े स्तर पर जवाब नहीं दे पाएगा। 1999 में कारगिल वॉर ने इस गलतफहमी को और पुख्ता कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने कारगिल द्रास की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन भारत के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान फौज से एक चोटी वापस छीनी और उनको बुरी मात दी। लेकिन इस दौरान इंटरनेशनल प्रेशर और न्यूक्लियर वॉर के खतरे की वजह से भारत सरकार ने भारतीय सेना को LOC पार नहीं करने दी, जिस कारण पाकिस्तान ने इसे अपनी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री समझ लिया। उसे लगा कि परमाणु हथियार उसकी ढाल है, जिससे उसके उकसावे और बढ़ गए। इसके बाद भारत के लिए वो मनहूस दिन आया जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया और मजबूरी में भारत को उमर शेख और मुश्ताक जरगर समेत सबसे खतरनाक आतंकी मसूद अजहर को भी छोड़ना पड़ा। इसके बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान लौटकर जैश-ए-मोहम्मद बना लिया। हाफिज सईद का लश्कर-ए-तैयबा पहले से ही एक्टिव था। दोनों संगठनों को ISI का पूरा सपोर्ट और प्रोटेक्शन था। 2001 में पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशन पीक पर पहुंच गए। पार्लियामेंट अटैक से करीब 5 महीने पहले जुलाई 2001 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बीच आगरा समिट हुआ था, लेकिन मुशर्रफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस खून खराबे को जंग आजादी बताया, जिसकी वजह से आगरा समिट बेनतीजा रहा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2001 को जैश-ए-मोहम्मद ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमला किया। इस हमले में 38 लोगों की जान चली गई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार पर उस समय अमेरिका का हाथ था। इसलिए भारत ने अमेरिका से कहा, अगर पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाई गई तो भारत खुद कार्रवाई करेगा। अमेरिका जानता था कि भारत इस बार सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, क्योंकि भारत पहले ही कारगिल वॉर समेत पाकिस्तान के कई आतंकी हमलों को बर्दाश्त कर चुका था और भारत का सब्र अब टूट रहा था। इसलिए अमेरिका ने नजर रखने का वादा तो किया, लेकिन हकीकत इससे मीलों दूर थी। अमेरिका के इस वादे के ठीक 2 महीने बाद पाकिस्तान ने 13 दिसंबर 2001 को भारत के लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर हमला करवा दिया। पाकिस्तान का यह हमला भारत की सोवर्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पेशेंस की आखिरी सीमा पर था, जिसके बाद भारत के लिए अब सहने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और भारत चुप नहीं रहने वाला था। 13 दिसंबर 2001 की शाम ढलते ढलते दिल्ली का तापमान और नीचे गिर गया, लेकिन 7 रेस कोर्स रोड के अंदर गर्मी चरम पर थी। शाम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्र और तीनों आर्मी चीफ्स मौजूद थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक के बाद एक टेबल पर रखी जा रही थी। इन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा था कि यह हमला जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन मिला हुआ था। आतंकवादियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स थे, उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल पाकिस्तान से आए थे और ISI के हैंडलर्स के साथ उनकी लगातार बातचीत के सबूत भी मौजूद थे। इस तरह सब कुछ एकदम साफ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबी खामोशी के बाद सिर्फ इतना कहा, बस बहुत हो गया, अब जवाब देना है।
उस एक लाइन ने भारत की नीति हमेशा के लिए बदल दी। उस रात रक्षा मंत्रालय में लाइटें पूरी रात जलती रही। अगले कुछ दिनों में जो कदम उठे वो 1971 के बाद सबसे तेज और सबसे सख्त थे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर को तुरंत वापस बुला लिया और समझौता एक्सप्रेस और दिल्ली लाहौर बस सेवा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। हवाई क्षेत्र के ओवरफ्लाइट राइट्स कैंसिल कर दिए गए, जिससे अब पाकिस्तानी विमान भारत के ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। ये सिर्फ इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड की शुरुआत थी। पाकिस्तान को संदेश साफ था कि अब उसके साथ भारत कोई संबंध नहीं रखेगा। भारत समझ चुका था कि अब स्टेटमेंट्स, डिप्लोमेटिक नोट्स और इंटरनेशनल प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला है। पाकिस्तान बैक्ड टेरर मशीनरी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उसके ऊपर इतना मिलिट्री प्रेशर डाला जाए कि उसके कदम कांप उठे। इसी सोच के साथ इंडिया ने वो कदम उठाया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाकर रख दी। 18 दिसंबर 2001 की सुबह कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन फोर्सेस को पाकिस्तान से सटे बॉर्डर्स पर फुल स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन का आदेश दे दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इसका नाम ऑपरेशन पराक्रम रखा गया। यह भारतीय सेना के जज्बे और देश के लिए मर मिटने वाले हौसले की मिसाल बनने वाला था और अब दुनिया भारतीय सेनाओं के पराक्रम को देखने वाली थी। 18 दिसंबर 2001 की सुबह से ही पूरे भारत की धरती मानो चलने लगी थी। रातों रात पूरे देश में एक साथ मिलिट्री कॉन्वॉयज को लेकर सैकड़ों ट्रेनें दौड़ने लगी। हाईवे पर किलोमीटर लंबी टैंक कॉलम तेजी से सीमा की ओर बढ़ने लगी। ऑपरेशन पराक्रम जोर शोर से शुरू हो चुका था। करीब 5 से 8 लाख भारतीय सैनिक एक साथ वेस्टर्न फ्रंट की ओर बढ़ने लगे। ये 1971 के बाद का सबसे बड़ा और सबसे तेज मिलिट्री मोबिलाइजेशन था। ये मोबिलाइजेशन इतना बड़ा था कि रेलवे मिनिस्ट्री को सिविलियन ट्रैफिक लगभग बंद करना पड़ा। 750 से 800 स्पेशल मिलिट्री ट्रेनें दिन रात चलती रही। हर ट्रेन में टैंक, बीएमपी इन्फेंट्री व्हीकल्स, हेवी आर्टिलरी गन्स, ब्रिजिंग इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग यूनिट्स, मेडिकल कॉलम्स और हजारों सैनिक भरे थे। ये मूवमेंट इतना बड़ा था कि भारतीय रेलवे सिस्टम ने इसे वॉर लेवल प्रायोरिटी पर चलाया। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर की सरहदें अब टैंकों, तोपों और जवानों से भरने लगी। यानी जहां जहां भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती थी, वहां वहां अब भारतीय सेना भारी मात्रा में सब तरह के हथियारों से लैस होकर तैनात हो गई। जहां पहले खाली रेत और खेत थे, अब वहां डिफेंसिव माइनफील्ड्स, आर्टिलरी गन पोजीशंस, डगआउट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स एंड आर्मर्ड स्टेजिंग जोन्स बन चुके थे। गांव के गांव खाली करवा दिए गए क्योंकि माहौल देखकर साफ पता चल रहा था कि एक बहुत बड़ी जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। सबसे अहम इंडिया के तीनों स्ट्राइक कॉर्प्स थे, जिनमें मथुरा की 1 कॉर्प्स, अंबाला की 2 कॉर्प्स और भोपाल की 21 कॉर्प्स शामिल थे। ये वही फॉर्मेशंस थी जिन्हें किसी भी बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए तैयार रखा जाता है। जनरली ये तीनों स्ट्राइक कॉर्प्स सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में तैनात रहती थी, लेकिन ऑपरेशन पराक्रम के चलते इन्हें रातों रात बिना किसी देरी के वेस्टर्न फ्रंट की ओर रवाना कर दिया गया। टैंक, तोपे, मिसाइलें, लाखों टन गोला बारूद, सब कुछ एकदम से पाकिस्तान की सीमा की तरफ चल पड़ा। जहां जमीन पर भारतीय फौज पाकिस्तान का गला पकड़ने के लिए सीमा पर तैनात हो रही थी, तो वही आसमान में भी भारतीय तैयारी पूरी तरह बदल चुकी थी। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ ही दिनों में अपने सभी फॉरवर्ड एयर बेसिस को फुल वॉर मोड पर शिफ्ट कर दिया। जोधपुर, भुज, उत्तरलाई, अवंतीपुरा, अंबाला और श्रीनगर सारे फॉरवर्ड एयर बेस एक्टिवेट हो गए और इन बेसों पर रातों रात एक्टिविटी कई गुना बढ़ गई। फाइटर जेट्स को लाइव एम्यूनेशन से आर्म किया गया। MiG-29, मिराज 2000 और जैगुआर स्क्वाड्रंस को स्ट्राइक मिशंस के लिए अलर्ट पर रख दिया गया। पायलट दिन रात सिमुलेशन फ्लाई कर रहे थे। लो लेवल अटैक रन्स, नाइट बॉम्बिंग प्रोफाइल्स एंड प्रिसीजन स्ट्राइक रिहर्सल्स, सब कुछ ऐसे किया जा रहा था जैसे जंग का आदेश कभी भी आ सकता है। रेडार स्टेशंस को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। एक भी पाकिस्तानी विमान सीमा के पास दिखता तो तुरंत इंटरसेप्ट करने का ऑर्डर था। हवा में हर समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स CAP तैनात थी, जिससे वेस्टर्न स्काई एक तरह से कांस्टेंट सर्विलेंस जोन बन चुका था। जहां जमीन और हवा में तैयारी थी, तो वही समुद्र में भी माहौल बिल्कुल बदल चुका था। इंडियन नेवी ने चुपचाप अपना सबसे इफेक्टिव प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट कर दिया। मुंबई और कोची से निकलकर वेस्टर्न फ्लीट और सदर्न नेवल कमांड के जहाज अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर डिप्लॉय हो गए। डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, मिसाइल कॉर्वेटीज एंड सबमरीन्स ने मिलकर पाकिस्तान के सभी मैरीटाइम रूट्स पर नजर गड़ा दी। इस तरह बिना फॉर्मल अनाउंसमेंट के एक नेवल ब्लॉकेड पोस्टर तैयार कर दिया गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के कराची पोर्ट तक सप्लाई पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो जाए। लैंड, एयर और सी तीनों तरफ भारत के इस मैसिव बिल्डअप ने
पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा दिया। भारतीय टैंक, तोपें, मिसाइलें और स्ट्राइक कॉर्प्स जिस तेजी से बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे, उसे देखकर पाकिस्तान को समझ आ गया कि इस बार बात सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगी। घबराकर पाकिस्तान ने भी अपनी सेना को फुल स्केल मोबिलाइज कर दिया। उसके करीब 3 लाख सैनिक गोला बारूद के साथ बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। पंजाब और सिंध के रेगिस्तानी इलाकों में दोनों तरफ तेजी से माइनफील्ड्स बिछाए जाने लगे, ताकि अगर युद्ध छिड़े तो किसी भी तरफ का आर्मर आगे ना बढ़ पाए। कुछ ही हफ्तों में हालात ऐसे हो गए कि दोनों देशों की 10 लाख से भी ज्यादा सैन्य टुकड़ियां आमने सामने खड़ी थी। टैंक टैंकों के सामने और तोपें तोपों के सामने थे। एयरबेस को देख रहे थे, मानो बस आदेश मिलते ही एक भयंकर युद्ध भड़क उठेगा। ये दुनिया के इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स बन गया और पहली बार 2 न्यूक्लियर आर्म देश इतने करीब आकर खड़े हो गए कि पूरी दुनिया की सांसें थम गई। भारत का संदेश बिल्कुल साफ था कि अगर तुम हमारे लोकतंत्र पर हमला करोगे तो हम सिर्फ आतंकियों को नहीं, उस पूरी व्यवस्था को मिटा देंगे जिसने उन्हें भेजा था। भारत ने पाकिस्तान को 20 सबसे खतरनाक आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकियों के नाम शामिल थे। भारत की पाकिस्तान से सिर्फ इतनी ही मांग थी कि इन्हें भारत को सौंप दो और आतंकी ढांचे खत्म करो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस बीच 11 जनवरी 2002 को इंडियन आर्मी चीफ जनरल एस पद्मनाभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैमरों के सामने सीधे खड़े होकर उन्होंने कहा, हम पूरी तरह तैयार हैं। जब जर्नलिस्ट ने पूछा क्या परमाणु हमले का जवाब देंगे, तो आर्मी चीफ जनरल एस पद्मनाभ ने मुस्कुरा कर कहा, पाकिस्तान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम हमला कर सकते हैं, बच सकते हैं और फिर ऐसा पलटवार कर सकते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिससे भारत कतराता रहा था, लेकिन भारत जिस डेडलॉक सिचुएशन से गुजर रहा था उसका यही एकमात्र ऑप्शन था। उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। पाकिस्तान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर समझ गया था कि भारत अब बड़ा कदम उठाने वाला है। बॉर्डर्स पर भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट और भारतीय फाइटर जेट्स की आसमान में गश्त से पाकिस्तान की हालत पहले ही खराब हो गई थी। इसके अलावा उसके ऊपर अमेरिका भी लगातार दबाव बना रहा था। उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता अफगानिस्तान थी। 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा पर फुल स्केल वॉर शुरू किया था और इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान उसकी सबसे जरूरी कड़ी था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को अपनी जमीन, मिलिट्री बेसेस, एयर कॉरिडोर्स और इंटेलिजेंस एक्सेस उपलब्ध कराया था। इसी वजह से अमेरिका हर साल पाकिस्तान को $2 अरब से ज्यादा की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड दे रहा था। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता तो पाकिस्तान अपनी फौज को अफगान बॉर्डर से हटाकर इंडिया बॉर्डर पर भेज देता, जिससे अमेरिका का पूरा अफगानिस्तान मिशन कोलैप्स हो सकता था। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के हालात बन ही ना पाए। इन सभी फैक्टर्स के चलते 12 जनवरी 2002 को परवेज मुशर्रफ ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मसूद अजहर और हाफिज सईद को नजरबंद करने और पाकिस्तानी जमीन से आतंकवाद खत्म करने का वादा किया। इस तरह से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने खुद पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया था कि पाकिस्तान की टेरिटरी पर आतंकवाद पनप रहा था। वेस्टर्न मीडिया ने इस स्पीच को एक मेजर शिफ्ट बताया और भारत सरकार को भी लगा कि उसकी कोर्सिव स्ट्रैटेजी काम कर गई है। इससे भारत सरकार का रुख थोड़ा नरम पड़ गया। पहले भारत का प्लान था कि 14 जनवरी 2002 को पाकिस्तान पर एक हमला किया जाएगा, लेकिन मुशर्रफ के बयान के बाद इसे रोक दिया गया। 14 जनवरी को हमला न करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार पाकिस्तान ने POK में अपने अधिकांश टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को हटा दिया था। इसका मतलब था कि अगर इंडिया को कोई भी मीनिंगफुल मिलिट्री सक्सेस चाहिए होती तो भारतीय सेना को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता। इससे इंडिया अग्रेसर दिख सकता था, जिस वजह से ग्लोबल इंटरवेंशन और कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने का खतरा बढ़ जाता। इसीलिए CCS ने फैसला किया कि मुशर्रफ को एक और मौका दिया जाए, मगर इंडियन फोर्सेस को पूरी तरह मोबिलाइज रखा जाए। लेकिन असल में पाकिस्तान के मन का पाप कभी नहीं मिट सका। वो भारत के इस नर्म रुख से और भी कॉन्फिडेंट हो गया और उसके टेरर कैंप्स में पल रहे आतंकी हर बार की तरह भारत को नया जख्म देने की प्लानिंग में जुट गए। मौका देखते ही 14 मई 2002 को लश्कर के 3 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कालूचक में हिमाचल टूरिज्म की बस पर हमला कर दिया। इन आतंकियों ने आर्मी की वर्दी पहने LOC क्रॉस कर विजयपुर से एक बस पकड़ी थी। बस के कालूचक पहुंचते ही आतंकियों ने ड्राइवर, कंडक्टर समेत पैसेंजर्स पर फायरिंग
फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी कालूचक आर्मी कैंप के भीतर जा घुसे और उन्होंने ऑटोमेटिक गन से गोलियां चलाना और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इस घटना में आतंकियों ने किसी पर कोई रहम नहीं दिखाया और जो भी सामने आया उसे गोली मार दी। इस घटना में 31 लोग मारे गए, जिनमें सैनिकों की पत्नियां और बच्चे, सैनिक और आम नागरिक शामिल थे। भारतीय जवानों ने थोड़ी देर में सभी तीनों आतंकियों को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान के इस आतंकी हमले ने भारत का गुस्सा और भी बढ़ा दिया। अगले ही दिन पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा, हमें अब प्रतिकार करना होगा। उनके ये शब्द सुनकर हर सैनिक का खून उबाल मारने लगा। हर कोई अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता था। इस घटना के बाद स्ट्राइक कॉर्प्स को राजस्थान के रेगिस्तान में कंसंट्रेशन एरिया में आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया। टैंक, तोपे, मिसाइल लॉन्चर सब कुछ अटैकिंग पोजीशन में आ गए। अब सिर्फ एक हरी झंडी की देर थी। लेकिन इस बीच इंटरनेशनल हलचल काफी तेज हो चुकी थी। दुनिया समझ चुकी थी कि अगर इस बार युद्ध छिड़ा तो वो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच होगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और जापान के प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइजुमी समेत कई देशों के शीर्ष नेता लगातार भारत और पाकिस्तान से बात कर रहे थे ताकि युद्ध को रोका जा सके। अमेरिका ने साफ कहा कि पाकिस्तान को भारत की मांगे माननी ही होंगी, वरना हालात काबू से बाहर निकल जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और पाकिस्तान पर उसके आतंकियों पर लगाम कसने का दबाव बनाया। दूसरी ओर भारत पर भी युद्ध न करने का इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी ने साफ कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, मगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके रहेंगे। हालांकि भारत का खून खौल रहा था, फिर भी भारत की तरफ से युद्ध से बचने के सभी विकल्पों पर शांत दिमाग से विचार किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के तानाशाह परवेज मुशर्रफ लगातार उकसाऊ कदम उठा रहे थे। युद्ध जैसे हालात बने हुए थे और इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स गौरी, गजनवी और अब्दाली का टेस्ट किया। ये सीधी चुनौती थी कि पाकिस्तान एस्केलेशन के लिए तैयार है। सीमा पर भी हालात खराब थे। पाकिस्तानी सेना लगातार फायरिंग कर रही थी और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रही थी। मचिल सेक्टर की लूंडा पोस्ट, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम थी, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इस पोस्ट से पीओके के केल सेक्टर पर नजर रखी जाती है और भारत में होने वाली ज्यादातर आतंकवादी घुसपैठ इसी रूट से आती थी। भारत भी इस बार चुप नहीं बैठा। 29 जुलाई 2002 को इंडिया ने कारगिल वॉर के बाद पहली बार एयर पावर का इस्तेमाल किया। इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2008 जेट्स ने दिन के उजाले में लूंडा पोस्ट पर प्रिसीजन गाइडेड 1000 पाउंड बॉम्ब्स गिराए और पाकिस्तान के बनाए 4 बंकर्स को नष्ट कर दिया। इस स्ट्राइक से इंडिया ने न केवल लूंडा पोस्ट को वापस कैप्चर किया, बल्कि पाकिस्तान के कम से कम 28 सैनिक मार गिराए। यह हमला सिर्फ टैक्टिकल नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इंडिया जरूरत पड़े तो एस्केलेशन करने में संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन पराक्रम के आखिरी महीनों में भारत ने एक और बोल्ड स्टेप उठाया। दरअसल कारगिल युद्ध के बाद द्रास सेक्टर में एलओसी के उस पार पाकिस्तान द्वारा कई नई चौकियां बनाई गई थी। इनमें सबसे खतरनाक पॉइंट 5070 था, जो सी लेवल से 16,634 फीट की ऊंचाई पर था और भारतीय पोस्ट से थोड़ी ही दूरी पर था। भारतीय सेना का खून पहले से ही खौल रहा था, इसलिए भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट ने एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया। आखिरी हफ्ते में जब कोहरा और बादल काफी ज्यादा घने थे, जवानों ने रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू कर दी। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, तापमान माइनस में रहता है और जरा सी गलती जान ले सकती है। लेकिन भारतीय सैनिक बिना आवाज किए आगे बढ़ते गए। पाकिस्तानी सैनिकों को पता भी नहीं चला और एक ही रात में उस पीक पर कब्जा कर लिया गया और बाद में इस पोस्ट का नाम बदलकर बलवान रख दिया गया। इस कब्जे ने पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ दी। अब उनकी गोमोरी ओल्डिंग सप्लाई रूट भारतीय तोपों की सीधी रेंज में आ गई। पाकिस्तानी ट्रक दिन के उजाले में भी नहीं चल सकते थे। रात में भी भारतीय सैनिक नाइट विजन से सब देख लेते थे। पाकिस्तान ने कई बार पोस्ट वापस छीनने की कोशिश की। अगस्त में 2 बड़े हमले किए, लेकिन हर बार भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। इससे पाकिस्तान हाई कमान में हड़कंप मच गया। ब्रिगेडियर कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। एक और सीनियर ऑफिसर को भी हटा दिया गया, जबकि उनके भारतीय काउंटर पार्ट लेफ्टिनेंट जनरल दीपक सुमनवार को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। सितंबर 2002 आते आते पाकिस्तान पूरी तरह हाफ चुका था और उसे साफ दिख रहा था कि भारत के साथ कन्वेंशनल वॉर लड़ना उसके लिए मौत को बुलावा देने के बराबर होगा। भारतीय सेना की तीनों स्ट्राइक कॉर्प्स पूरी तरह फॉरवर्ड डिप्लॉयड थी। एयरफोर्स 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को तबाह करने की सिचुएशन में थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सरपरस्त अमेरिका ने उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था।
9/11 अटैक के बाद अमेरिका का फोकस टेररिज्म के खिलाफ था। अमेरिकी विदेश मंत्री कोलिन पॉवेल ने परवेज मुशर्रफ से साफ कहा कि पाकिस्तान अगर घुसपैठ नहीं रोकता तो भारत पर काबू नहीं रखा जा सकता और परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया के लिए होगा। अमेरिका ने मुशर्रफ को 50 से 70 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की सैटेलाइट तस्वीरें और एग्जैक्ट लोकेशन दी जो पीओके और मेनलैंड पाकिस्तान में चल रहे थे और कहा कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर जैसे संगठनों को पूरी तरह खत्म करो। इस दौरान पाकिस्तान इंडिया को न्यूक्लियर अटैक की खोखली धमकी भी दे रहा था, जिसे कॉलिन पॉवेल ने बेकार की बयानबाजी बताया और साफ चेतावनी दी कि ऐसी बयानबाजी बंद हो। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने भी मुशर्रफ को सीधे फोन करके कहा कि अगर घुसपैठ नहीं रुकी तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। अमेरिका को भी अपनी साइड से जाता देख पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी इस प्रोलॉन्ग्ड मोबिलाइजेशन से पूरी तरह कोलैप्स के कगार पर पहुंच गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार खत्म हो रहे थे, ट्रेड रुका हुआ था और IMF भी नई किस्त देने से इनकार कर रहा था। इन सब फैक्टर्स के चलते उसे झुकना पड़ा और उसे ये वादा करना पड़ा कि वो परमानेंटली सीमा पार आतंकवाद बंद करेगा और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को स्टेप बाय स्टेप डिसमेंटल करेगा। भारत पर भी प्रेशर कम नहीं था। लगभग 10 महीने तक चली इस फुल स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन की कीमत बहुत भारी पड़ रही थी। सिर्फ लॉजिस्टिक और डिप्लॉयमेंट का डायरेक्ट खर्च ही $2 बिलियन से ज्यादा पहुंच चुका था। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि बिना किसी डायरेक्ट वॉर के सिर्फ माइन ब्लास्ट, ट्रेनिंग एक्सीडेंट्स, हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपोजर और एक्सट्रीम वेदर की वजह से भारत के करीब 800 जवान शहीद हो चुके थे। यह आंकड़ा पूरे देश के मनोबल पर भारी पड़ रहा था। उधर दुनिया की सांसें भी अटकी हुई थी। दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों की सेनाएं 10 महीने से आमने सामने थी और हालात इतने गर्म थे कि सिर्फ एक गलती दोनों देशों को न्यूक्लियर रेड लाइन के पार ले जा सकती थी। भारत पर अमेरिका का भी दबाव था कि वो युद्ध ना छेड़े, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान का बने रहना जरूरी था और अमेरिका नहीं चाहता था ऐसे समय में पाकिस्तान भारत से उलझे। पाकिस्तान द्वारा इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में कुछ महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक एश्योरेंसेस देने की वजह से दुनिया की नजर अब भारत के डिसीजन पर टिकी थी। ऐसे माहौल में युद्ध छेड़ना इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल तीनों ही स्तरों पर जोखिम भरा था। इसलिए इंडिया ने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। 16 अक्टूबर 2002 की शाम रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक रीडिप्लॉयमेंट शुरू किया जा रहा है। इसका मतलब था कि अब स्ट्राइक कॉर्प्स पीछे हटेंगी लेकिन डिफेंसिव पोजीशन मजबूत रहेंगी। नवंबर आते आते ट्रेनें फिर सेंट्रल और ईस्टर्न कमांड्स की तरफ लौटने लगी। टैंक, तोपे, मिसाइल लॉन्चर्स और लॉजिस्टिक्स कॉलम्स सब धीरे धीरे अपने पहले वाले स्थानों पर लौटने लगे। इस तरह 10 महीने चले ऑपरेशन पराक्रम का अंत हो गया। आगे पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट की पहल भी की और नवंबर 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया। ऑपरेशन पराक्रम और इस सीज फायर एग्रीमेंट का शुरू के कई साल काफी फायदा हुआ। 2002 से 2006 तक भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच एक भी बार गोलीबारी नहीं हुई। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ में भी भारी कमी आई। इसके साथ ही मुशर्रफ का 12 जनवरी 2002 का भाषण दुनिया के सामने सबूत बन गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है। जम्मू कश्मीर में 2002 के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक भी हुए। लश्कर और हिजबुल ने खुलेआम धमकी दी थी कि जो वोट डालेगा उसे मार दिया जाएगा। फिर भी कश्मीरी आवाम लाइन लगाकर पोलिंग बूथ पहुंची। श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग और सेंसिटिव इलाकों में वोटर टर्नआउट पिछले कई चुनावों से कहीं ज्यादा रहा। ये एक तरीके से युद्ध जैसे हालात के बीच भारत की डिप्लोमेटिक और मॉरल विक्ट्री थी। लेकिन लंबे समय में ऑपरेशन पराक्रम के नतीजे उतने असरदार साबित नहीं हुए जितनी उम्मीद थी। मसूद अजहर और हाफिज सईद कुछ साल बाद फिर सक्रिय हो गए। 2006 के बाद से घुसपैठ फिर बढ़ने लगी और पाकिस्तान की जमीन से चलने वाला टेररिज्म पहले की तरह जारी रहा। इस धोखे का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आया जब 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने 26 नवंबर को मुंबई में हमला किया, जिसमें 166 लोगों ने जान गंवाई। ये घटना साफ साबित करती थी कि पाकिस्तान ने 2001 और 2002 के स्टैंड ऑफ के दौरान जो वादे किए थे वो सिर्फ दिखावे के लिए थे और उसका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह इंटैक्ट था। ऑपरेशन पराक्रम एक तरीके से भारत के लिए रियलिटी चेक था। ये पहला मौका था जब इंडिया ने बहुत कम समय में एक मैसिव ऑफेंसिव मोबिलाइजेशन की कोशिश की थी। इस ऑपरेशन ने कई कमजोरियां खोल कर रख दी। सबसे बड़ा सबक ये था कि ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंडियन आर्मी की मोबिलाइजेशन स्पीड बहुत धीमी थी। स्ट्राइक कॉर्प्स को बॉर्डर तक पहुंचने में 21 से 28 दिन लग गए। इतने दिन में पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस मजबूत कर ली और अमेरिका को बीच में कूदने का पूरा मौका मिल गया।
इसी एक्सपीरियंस के बेस पर 2004 में इंडियन आर्मी ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन नाम की अपनी नई मिलिट्री स्ट्रेटेजी तैयार की, जिसके तहत भारत को अब जवाबी हमला करने के लिए कई हफ्ते नहीं बल्कि केवल 48 से 72 घंटे लगेंगे। इसके साथ ही ऑपरेशन पराक्रम ने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच गहरी खाई की भी पोल खोल दी। सेना कई बार कह चुकी थी हम तैयार हैं, ऑर्डर दो, लेकिन आखिरी पल में राजनीतिक नेतृत्व हिचकिचा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में कहा था हम युद्ध नहीं चाहते थे। कई जनरल आज भी मानते हैं कि अगर कालूचक के बाद हमला कर दिया जाता तो नतीजे अलग होते, लेकिन फिर भी ऑपरेशन पराक्रम का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा ये हुआ कि दुनिया ने भारत को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर माना, क्योंकि भारत ने कभी परमाणु धमकी तक पाकिस्तान को नहीं दी। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को बहुत मजबूत करती है। इसके साथ ही ऑपरेशन पराक्रम ने भारत को सिखाया कि सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं, उसे इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी चाहिए। ये पहली बार नहीं था जब भारत ने मैसिव मिलिट्री मोबिलाइजेशन की और आखिरी क्षण में पीछे हट गया। 1986-87 में भी इंडिया ने ऑपरेशन ब्रास टैक्स के नाम से एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया था, इतना बड़ा कि पाकिस्तान को लगा कि इंडिया हमला करने वाला है, लेकिन अंत में इंडिया ने कोई डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। इसी सबक की वजह से आगे चलकर भारत ने डिसाइसिव माइंडसेट अपनाया और पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों के जवाब में 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुए। ऑपरेशन पराक्रम की आग में जो सबक पके थे वो आज भी भारतीय सेना की रणनीति की रीढ़ है। 10 महीने, अरबों का खर्चा और करीब 800 सैनिकों की शहादत, ये कीमत भारी थी, लेकिन इसने भारत को वो आत्मविश्वास दिया जो पहले नहीं था। पार्लियामेंट अटैक के बाद भारत में एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कई लोगों को इस साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, SAR गिलानी और अफसान गुरु को मुख्य आरोपी बनाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अफजल गुरु, शौकत हुसैन और SAR गिलानी को डेथ पेनल्टी सुनाई, जबकि अफसान गुरु को 5 साल की सजा मिली। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने गिलानी और अफसान गुरु को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी। शौकत की सजा कम कर दी गई और अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। अगर आप पार्लियामेंट अटैक की पूरी प्लानिंग, पाकिस्तान ISI की भूमिका, टेररिस्ट की एंट्री से लेकर 13 दिसंबर की मिनट बाय मिनट कहानी तक सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।